वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं और 7 बजे के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का उद्देश्य होता है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, प्रश्नों के माध्यम से ढेर सारी बातें बताना। मैं यहाँ 4 सवाल शामिल करता हूँ, उसके अलग अलग डायमेंशंस पर चर्चा करता हूँ और उन 4 सवालों में लगभग 40 बातें आपकी क्लियर होती हैं। मेरे भाइयों, ये सेशन आपका यूपीपीसीएस प्री के लिए, आरओ मीन्स के लिए और एज वेल एज वीओ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जो कोई भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्री की, आरओ की या वीओ की, इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सवालों के अलग अलग डायमेंशंस को देख सकते हैं, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में उनके सवाल गलत ना हो और एक्यूरेसी अच्छी हो। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए आप सब खूब स्वस्थ रहिए। आने वाला वर्ष आपके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, आने वाला वर्ष आपके लिए एक अच्छा अवसर लेकर आए। आने वाला वर्ष यानी ये जो नया वर्ष है, ये आपके लिए नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सपने लेकर आए। ऐसे सपने जो आपने देखे हैं, जो देश और समाज के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए विकास के लिए ज़रूरी हैं, वो सपने आपके पूरे हों, ऐसी मैं शुभेच्छा रखूँगा और यही दुआ भी करूँगा कि भगवान आपके उन सारे सपनों को पूरे करें, जिन सपनों के पूरे होने से आपका, आपके समाज का, आपके परिवार का भला हो रहा है। हर वर्ष कुछ न कुछ आप रेज़ोल्यूशन लेते हैं, कुछ न कुछ आप संकल्प लेते हैं और उन संकल्पों के आधार पर आप अपने नए साल को जीते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ छोड़ने के बजाय कुछ बेहतर करने का संकल्प लीजिए। अगर आप कुछ छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो सामान्यतः वो टूट जाता है। लेकिन आप कुछ बेहतर करने का संकल्प लेते हैं, तो जो छोड़ने का आप संकल्प लेने वाले थे, वो भी छूट जाता है और जीवन में बेहतर चीज़ें आती हैं। इसलिए संकल्प हमेशा इस बात का लेना चाहिए कि हम अब ये बेहतर करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ है कि आने वाला वर्ष, ये करंट 2026 आपके लिए बेहतर हो और आप इस वर्ष नए अवसर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और जो आपका सबसे वास्तविक सपना है, रोल नंबर आना रिजल्ट में, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो रोल नंबर भी आपका आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी वाज एबॉलिश्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। यानी संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहला स्टेटमेंट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। अभी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के तहत एक विधिक अधिकार है, यानी एक लीगल राइट है। तीसरा स्टेटमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट, यानी नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो इसकी व्याख्या को थोड़ा सा समझते हैं। यदि आप मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। यदि आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें मेरे भाइयों, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों के 7 भाग थे। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों को 7 पार्ट में, यानी 7 भाग में वर्गीकृत किया गया था। और वो 7 भाग कौन से थे? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार; राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार; राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार; राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार; कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार; राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार; और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 भाग में थे, लेकिन आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, यानी संपत्ति के अधिकार को एज अ फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार के तौर पर मेंशन किया गया था। और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो गारंटीड होते हैं।
जिन पर गारंटी मिली हुई है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके हनन के मामले में टिंग 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 करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 से, और टिंग 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 करके डायरेक्ट 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी इन्हें आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, जस्टिसिएबल हैं, इन्फोर्सिएबल हैं, गारंटीड हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी गारंटीड था। तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही थी कि जब संसाधनों के उचित वितरण की बात आई, रिसोर्सेज के लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, किसी एक व्यक्ति के पास 1000 बीघा जमीन है और किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो ये तो अन्याय है ना भाई। एक व्यक्ति के पास 2000 बीघा जमीन है और एक व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं है, भूमिहीन किसान है, तो ये इनजस्टिस है। ऐसे में जब संसाधनों के वितरण की बात आई कि ढेर सारे लॉज जब बनने लगे, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। लोग कोर्ट चले जाते थे और सरकारी आदेश, सरकारी कानूनों को लेकर कोर्ट का कॉन्ट्राडिक्टरी रवैया दिखाई पड़ता था, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट था। कोर्ट को उस पे क्या देनी है, गारंटी देनी है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी संसाधनों के उचित वितरण में बाधा बन रहा था, डेवलपमेंट में बाधा बन रहा था, विकास में बाधा बन रहा था। यही कारण रहा कि राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया गया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ये आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया। 19 क्लॉज एफ, सॉरी 19 क्लॉज 1 एफ को रिपील कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को ले जाके रख दिया गया 300A में, और इसे क्या बना दिया गया, इसे लीगल राइट। अभी राइट नाउ आप देखेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका विधिक अधिकार है, यानी ये एक लीगल राइट है, क्योंकि बाई लॉ ये इंश्योर होता है, कानून के द्वारा आपको ये प्राप्त होता है। पहली बात तो अभी कितने अधिकार हैं, अभी आप देखेंगे 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार हैं अभी राइट नाउ, ये आपके सर्वांगीण विकास को इंश्योर करते हैं, ये गारंटीड हैं, ये इन्फोर्सिएबल हैं, जस्टिसिएबल हैं, यानी कोर्ट जाके इन्हें प्राप्त कर किया जा सकता है। ज्यादातर मौलिक अधिकारों का नेचर निगेटिव है, इनमें संशोधन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, और ये संशोधन जो हुआ ये अनुच्छेद 368 के तहत ही हुआ। मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल आपने देखा ही, लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। तो यहां पर आप देखिए लिखा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब संपत्ति का अधिकार 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है, ये भी सही है। क्यों समाप्त किया गया, संसाधनों के उचित वितरण के लिए विकास कार्य में बाधा बन रहा था। अब यहाँ आपका खेत है, आप अपने खेत में धनिया बोते हैं, यहाँ से सरकार को सड़क ले जानी है, आपको सरकार 4 गुना पैसा दे रही है, आप कह रहे हैं नहीं ले जाने देंगे, हम यहाँ धनिया बोते हैं और यहीं का धनिया हल्दी खाते हैं, ठीक है, आपको ले जाना हो तो इधर से ले जाइए, किसी कीमत पे नहीं देंगे। सरकार ने छीनने का प्रयास किया, कानून बनाकर आपसे जमीन ली, लेकिन आप टिंगलिंग टिंगलिंग करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, है ना। और आपको पता है कि जब ये फंडामेंटल राइट है तो सरकार छीन नहीं सकती। तो ये विकास कार्यों में भी इस तरह से बाधा बन रहा था तो इसलिए हटाया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और सुपीरियर, भाई देखो ये गलत है। क्यों, इसके लिए आप चलिए लास्ट कंक्लूजन पे। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में विवाद तो अभी बताने में आधे घंटे से ऊपर लग जाएंगे, लेकिन एक कंक्लूजन लाइन बताता हूं। आज यदि आपसे कहा जाए कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में कौन बड़ा, तो आप कहेंगे ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बनता। मिनर्वा मिल केस में ये बात स्पष्ट हो गई कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, विवाद का कोई प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि डीपीएसपी के इन दोनों आर्टिकल यानी 29B, डीपीएसपी के इन दोनों आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया जा सकता है। 29B और 29C को लागू करने के लिए 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। बाकी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन बड़ा, इसका कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। आगे आते हैं। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट। सेकंड कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, यानी सुप्रीम कोर्ट को अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की शक्ति है। तीसरा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता है।
अच्छा सवाल है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो देखो भाई समझो, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है। कैसी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट मीन्स अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है ऐसा न्यायालय जिसके जजमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जजमेंट महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, एज अ एविडेंस वर्क करते हैं, एज अ लॉ वर्क करते हैं, नज़ीर, उदाहरण, एग्जाम्पल्स के तौर पर काम आते हैं, स्कॉलर्स के भी, कोर्ट के भी। आप कभी कोर्ट रूम ड्रामा की मूवीज देखिए तो देखो वकील कहता है फलाने केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो एज अ एविडेंस, एज अ लॉ वर्क कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करके इटर्नल मेमोरी में, शाश्वत स्मृति में रखा जाता है, इसीलिए उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट कहा जा रहा है। और ऐसे न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय होते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट को ये पावर होती है कि उन्हें अपनी अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है, अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति, वो जुर्माना भी लगा सकते हैं, जेल की सजा भी दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं। अगर ये शक्ति न दी जाए तो भाई जजमेंट कौन मानेगा सुप्रीम कोर्ट का? अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना दो प्रकार की होती है। एक सिविल, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माने तो उसे सिविल अवमानना कहते हैं। एक क्रिमिनल, यानी किसी भी जजमेंट में बाधा बन रहे हैं, कोई ऊटपटांग टिप्पणी कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, तो उसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। तो सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो प्रकार का होता है। कंटेम्प्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है, या दोनों कर सकती है। पहला स्टेटमेंट अभिलेख न्यायालय है, सही लिखा हुआ है। अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, सही लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है अपने निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता है। तो भारत देश में ऐसा कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाउंड नहीं है? तो इसका जवाब होगा स्वयं सुप्रीम कोर्ट। बाकी सब मानने के लिए बाध्य है, लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने स्वयं के निर्णय को रिव्यू कर सकती है, यानी अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकती है। अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैव अ पावर ऑफ रिव्यूइंग जुरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अपने स्वयं के निर्णय को रिव्यू करने का अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत। लेकिन इसको आप जुडिशियल रिव्यू से कनेक्ट मत कर दिया करिए। लोग क्या करते हैं, 137 बराबर जुडिशियल रिव्यू ऐसा बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू अलग चीज है, अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करना अलग चीज है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर, यानी कोई भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, किसी भी कानून या आदेश की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना, ये जुडिशियल रिव्यू है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो शून्य घोषित करना, यानी कोई भी कानून संविधान के पक्ष में है या नहीं है, इस बात को चेक करना न्यायिक समीक्षा है। और अगर पक्ष में नहीं है तो उसे शून्य घोषित कर सकती है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किसी पर्टिकुलर एक आर्टिकल से नहीं मिलती। न ही यह शक्ति कहीं संविधान में किसी एक जगह मेंशन है, न ही यह शब्द मेंशन है। अलग अलग आर्टिकल को से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है, जैसे 13 हो गया, 32 हो गया, 131 हो गया, 136 हो गया। और 137 अलग चीज है। 137 का मतलब है अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करना। नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। अगला सवाल आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज इज 62 ईयर, यानी 62 साल रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट के जज की। हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर, यानी राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है हाई कोर्ट के जज को। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा हुआ है राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए भाई, पहले स्टेटमेंट, हाई कोर्ट के जज को क्या राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है? पहला अपॉइंटमेंट, दूसरा रिटायरमेंट, और तीसरा हटाए जाने से संबंधित है। तो यदि आप हाई कोर्ट की बात करें तो मेरे भाइयों एक बात समझिएगा, हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश यानी एक चीफ जस्टिस प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, अदर जजेस से मिलकर बनता है। संख्या कितनी होगी? चीफ जस्टिस तो एक ही होंगे, प्लस अन्य की संख्या कितनी होगी ये तय करते हैं प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में जजेस की संख्या स्ट्रेंथ तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, और सुप्रीम कोर्ट में यह अधिकार संसद का होता है।
तो चीफ जस्टिस वो बनते हैं जो वरिष्ठ होते हैं, कार्य में वरिष्ठ, यानी जो अदर जजेज हैं, अन्य न्यायाधीशों में जो वर्क एक्सपीरियंस में सबसे आगे होगा वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से होती है, यानी कोलेजियम सिस्टम से होती है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है, वैसे हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी कोलेजियम सिस्टम से होती है। हाई कोर्ट के जजेस का जो कार्यकाल होता है वो 62 साल का होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, कार्यकाल नहीं भाई, रिटायरमेंट की एज स्किप हो गया। तो रिटायरमेंट की एज 62 साल होती है हाई कोर्ट के जज की, और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 साल की होती है। इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है, यानी डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि ये अगर डायरेक्ट हटाने की पावर सरकार को मिल जाएगी तो ये सरकार की तरफ पक्षपाती हो सकते हैं। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई। और इन्हें भी कार्यकाल की सुरक्षा मिली है। डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता, तो कैसे हटाया जाता है? इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया चलती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है हटाने के लिए। वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कैसे? हाई कोर्ट के जज को यदि हटाना है तो आप 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव ला सकते हैं। कहाँ? चाहे लोकसभा में लेके आइए, चाहे राज्यसभा। लोकसभा में लेकर आएंगे तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, राज्यसभा में लाएंगे तो 50। लेकिन दोनों जगह एक साथ नहीं आएगा, कहीं एक ही जगह आता है। दो आरोप लगते हैं, एक मिसबिहेवियर, दूसरा कदाचार। मिसबिहेवियर में भ्रष्टाचार, इमोरलिटी वगैरह सब मिसबिहेवियर में आ जाता है। सॉरी, दो आरोप लगते हैं, कदाचार, अक्षमता, है ना। पहले गलती से निकल गया था। कदाचार का मतलब है मिसबिहेवियर और अक्षमता का मतलब है इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर में ही सारी बातें आ जाती हैं, जैसे मोरालिटी हो गया आपका, और करप्शन हो गया आपका, इमोरलिटी, करप्शन, ये सब मिसबिहेवियर में आ जाता है। इनकैपेसिटी मतलब ये होता है अक्षमता, यानी शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो जाए और इस्तीफा नहीं दे रहा है। आप किसी को अल्जाइमर हो गया फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो हटाना ही पड़ेगा। तो इन्हीं दो आरोपों के आधार पर हटाया जाता है, अगर आरोप साबित हो जाए तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव कहीं भी ला सकते हैं। लोकसभा में लाने के लिए 100 लोगों का समर्थन चाहिए, राज्यसभा में लाने के लिए 50 लोगों का समर्थन चाहिए। कैसे लोग? वहां के सदस्य। समर्थन की जरूरत शुरुआत में इसलिए होती है, कोई भी मुंह उठा के न पहुंच जाए प्रस्ताव लेके, हटाओ हटाओ हटाओ, जज हटाओ। प्रस्ताव सीरियस हो, इसलिए व्यवस्था की गई। अब जहां प्रस्ताव आया है वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर है कि चाहे तो कंसीडर करे और चाहे तो ना करे, यानी स्पीकर चेयरमैन हैव अ पावर टू कंसीडर और नॉट। अध्यक्ष सभापति के पास ये अधिकार है कि उसे कंसीडर करें या नहीं। अगर कंसीडर हो गया तो जहां आया है, यानी जो इंट्रोड्यूसिंग हाउस है, जहां आया है वहां जांच होगी। 3 सदस्यीय एक समिति बनती है जिसमें 2 जज एक ज्यूरिस्ट होते हैं। वहां जांच होती है, जांच में यदि आरोप सही पाए गए तो उस सदन को विशेष बहुमत से करना पड़ता है। पारित हो गया तो दूसरा सदन जाता है, दूसरे सदन को भी स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होता है। यदि दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जज हटता है, यानी संसद हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, यानी प्रेसिडेंट की सिफारिश का प्रस्ताव संसद पारित करती है स्पेशल मेजोरिटी से, तब वो हटते हैं। यानी जब तक संसद में विशेष बहुमत से नहीं पारित होगा तब तक हटेंगे नहीं। ये प्रक्रिया टफ है। क्यों बनाया गया टफ? कार्यकाल की सुरक्षा देने के लिए। क्यों देनी है? स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक। तो लिखा हुआ राज्यपाल हटा सकता है? नहीं भैया, राज्यपाल नहीं हटा सकता। तो ये बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आपका सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है। थर्ड, द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू वोट इन पार्लियामेंट। महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार है, यानी संसद में वोट करने का अधिकार है। बात यहाँ पर महान्यायवादी की हो रही है। आप जानते हैं कि महान्यायवादी भारत देश का प्रथम विधि अधिकारी है। ये केंद्र सरकार का वकील है। जैसे आपका वकील आपको सलाह देता है, वैसे ये किसका वकील है? ये केंद्र सरकार का वकील है, यानी केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार है, यानी केंद्र सरकार का लीगल एडवाइजर है। केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार, दैट मीन्स केंद्र सरकार का लीगल एडवाइजर है ना।
ये केंद्र सरकार को लीगल एडवाइस देता है। ऐसे कार्य जो इसे राष्ट्रपति के द्वारा, कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा सौंपे जाएं, उन कार्यों को करता है। फिर से सुनिएगा, ऐसे कार्य जो प्रेसिडेंट के द्वारा, संविधान के द्वारा सौंपे जाएं, उन कार्यों को करता है। ठीक है। महान्यायवादी की यदि आप अपॉइंटमेंट की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो, उसे महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो। ये राष्ट्रपति के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दैट मीन्स होल्ड हिज पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हाँ, कोई निश्चित वेतन भी नहीं होता, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि इसको रिनमरेशन यानी पारिश्रमिक मिलता है, और जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है, यानी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। अब सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, दैट मीन्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। जी हाँ, विथ सम लिमिटेशन, कुछ सीमाओं के साथ इसे प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने का अधिकार है। जैसे सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, ऐसे केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता जिसमें सरकार एक पार्टी है। क्रिमिनल केसेस में जब तक सरकार की सहमति न हो तब तक इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इन सीमाओं के साथ उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है। अंडर आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो मेंबर नहीं है। अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये संसदीय विशेषाधिकार इसे प्राप्त है, यानी जो विशेषाधिकार सांसदों को मिलते हैं इसे भी प्राप्त है। ठीक है। और 76 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। जी हाँ, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। सही होगा। संसद में बोलने का अधिकार है। जी हाँ, अंडर आर्टिकल 88 इसे संसद में बोलने का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संसद में मतदान का अधिकार है। जी नहीं, इसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, इसे संसद में बिल्कुल भी मतदान का अधिकार नहीं है। बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार उसे नहीं होगा। दैट मीन्स कि वोट देने का राइट नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम पे जुड़ के आप क्लासेस की लिंक वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक बार फिर से आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। और हाँ, मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी। और साथ ही साथ इस 9 वर्ष तोहफे के रूप में आप सभी को हमारा स्टडी IQ परिवार दे रहा है 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ स्टडी IQ। चाहे वो प्री का कोर्स हो, चाहे वो मेंस का कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। आप कोर्सेज में इनरोल करने के लिए एक कोड आपको लगाना होगा, VL लाइव। इस कोड को यदि आप लगाएंगे, जरूर लगाइएगा, नहीं लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाएंगे। इस कोर्स को लगाने के बाद आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश PCS की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ 17.2 ये एक ऐसा बैच है जो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है। कंप्लीट प्रिपरेशन मींस प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, एक सारगर्भित अप्रोच डेवलप करने के लिए, प्री और मेंस के कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए, साथ ही साथ NCERT प्री का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स के साथ आपके भीतर कंप्लीट तैयारी को इंक्लूड करने के लिए ये बैच है। ये एक ऐसा बैच है जो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको बाहर से सिर्फ टेस्ट सीरीज करना है, खरीदना है, और किताबें कुछ जो टीचर सजेस्ट करते हैं वो खरीदनी है। बाकी सब कुछ मटेरियल इसमें आपको मिलता है। आपका फाउंडेशन डेवलप करेगा, आप प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार होते हैं। कैसे इस बैच के से ज़्यादा फीचर जान सकते हैं, कैसे काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, और कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल करके पेमेंट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको जाना होगा स्टडी IQ पर। ठीक है। आप जाइए स्टडी IQ पर, यहाँ पर आप क्लिक करिए studyIQ.com पर। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा स्टेट PCS। स्टेट PCS सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर जाने के बाद आप जाइए आरंभ पर। आरंभ पर यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको गोल्ड और प्लेटिनम दोनों दिखाई पड़ रहा है। ठीक है।
और गोल्ड और प्लेटिनम 2 तरह के बैचेज़ हैं। गोल्ड में आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस, करंट अफेयर मैगज़ीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 2 साल की वैलिडिटी, मेंटोरशिप। और जो गोल्ड में मिलता है वो प्लेटिनम में मिलता है, यानी कंप्लीट सिलेबस लाइव, ये प्लेटिनम में भी मिलता है। करंट अफेयर मैगज़ीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स, ये प्लेटिनम में भी मिलता है, लेकिन प्लेटिनम में उसके अलावा मिलता है किताबें, एक फाउंडेशन कोर्स एक्स्ट्रा, एक प्री का क्रैश कोर्स एक्स्ट्रा, एक मेंस का कोर्स एक्स्ट्रा, एक एनसीईआरटी कोर्स एक्स्ट्रा, फैकल्टीज़ के द्वारा ग्रुप मेंटरशिप, और 4 साल की वैलिडिटी। तो आप जो भी आपको उचित लगे उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आप बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाके आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो 9289996923 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।